नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आसमां को छूने की आशा इस विषय पर। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपकी ज़ील पक्की है, आपका इरादा पक्का है और आपका जो जज्बा है वो कुछ कर दिखाने का है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है और हर कोई आपके नक्शे कदम पर चलना चाहता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हम आज के हमारे मेहमान अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही मिस्टर अमित नेगी ने। चलिए उनसे जानते हैं उनकी सफलता की कहानी, किस तरह से उन्होंने अपने सपनों, अपनी आशाओं को पूरा कर दिखाया है। अमित नेगी जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं, हमारे पिटारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपसे जानना चाहते हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आपकी सफलता की कहानी आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं छोटे से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव सांगला बटसेरी से मेरा ताल्लुकात है जी। और वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक एथलीट के रूप में मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने स्पोर्ट्स का करियर को चुना था सबसे पहले, जिसमें वॉलीबॉल भी शामिल है। जब मैं कॉलेज आया था, राजीव गांधी डिग्री कॉलेज कोटशिरा, और उस समय काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती रही कॉलेज में, जैसे आप पहुंचते हैं तो उसमें मुझे एनसीसी एक प्लेटफॉर्म मिला। तो एनसीसी 2011 में एक एवरेस्ट मैसिव एक्सपीडिशन एक ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें ऑल इंडिया से हम टॉप 10 थे हम लोग। तो उस बीच में मैसिव तक मैं चला गया था और लास्ट मोमेंट में जब एवरेस्ट की सिलेक्शन में लास्ट में एवरेस्ट नहीं जा पाया, तो मैं अपने आप को ढूंढता रहा कि मुझ में कहाँ कमी है जी। और 2011 से मैंने अपने आप को वो गलतियाँ ढूंढना स्टार्ट की। जी। सबसे पहले तो मैंने रिसर्च किया कि इंडिया की जितने भी जो 5 इंस्टीट्यूट हैं जी। मैंने उन पे रिसर्च की और उस पर एडमिशन ली। और सबसे पहले मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी, जी। और वहाँ से मैं ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट की, अपने आप को और इम्प्रूवमेंट किया, बेस्ट स्टूडेंट। एंड जवान इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पहलगांव JNK, जहाँ से मुझे बेस्ट टेक्निकल और अवार्ड उससे नवाजा गया। एंड उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अलाइड स्पोर्ट्स दिरांग, अरुणाचल प्रदेश, और मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग की। उसके बाद अगेन रेस्क्यू ऑल कोर्स, बेसिक, एडवांस, MOI, सर्च एंड रेस्क्यू। मैं इस चीज़ में ट्रेनिंग चलती रही और इसमें हमारे जो ट्रेनर से मैं उनसे पूछता रहा कि एवरेस्ट में कैसे, और लक्ष्य में जो मेरा लक्ष्य है जो मैंने अभी मिस हो गया था मेरे से, तो उसको मैं कैसे प्राप्त करूं। तो वो बताते थे कि आपको और हार्ड वर्क करना है, तो उसमें काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। जी। जी। आपने बहुत सही से अच्छे से बता दिया कि जो आपकी तैयारियां थी, आपकी शुरुआत थी, वो कैसे थी। आप एक स्टूडेंट के तौर पर शुरुआत कर चुके थे। अभी आप इतनी कम उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम आ चुकी हैं। जैसे कि हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि आप माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियों पर भारत का झंडा फहरा चुके हैं, और भारत का ही नहीं बल्कि हमारे छोटे से हिमाचल प्रदेश का नाम भी आप सदा के लिए अमर कर चुके हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे आपने बताया आप एथलीट के तौर पर भी, या वॉलीबॉल भी आप खेलते थे, तो इनकी तरफ ना जाकर आप इस तरफ को आए, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये विचार कैसे आया कि नहीं मुझे इधर ही जाना चाहिए? तो मैं सबसे पहले तो स्पोर्ट्स को अपना कैरियर मानने लगा। तो एक काफ़ी एक होता है कि जब आप किसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं तो उस प्लेटफॉर्म में आप लगभग 10 साल देते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म से हट जाना या कुछ विषय होगा। तो उस बीच में हमने क्या किया कि 2013-14 में हम हिमाचल को 24 साल बाद नॉर्थ में गोल्ड मेडल हमने लिया था। और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पाया था हिमाचल की तरफ से भी। ये वॉलीबॉल की बात, वॉलीबॉल की बात, स्पोर्ट्स की बात। तो काफ़ी लोग ऐसे थे, शायद मेरे से भी काफ़ी और अच्छे प्लेयर्स थे जिन्हें शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मैंने भी लास्ट मोमेंट पे मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे कुछ अलग करना है। तो एक एनसीसी जो मेरा सहारा था, एनसीसी से मुझे एक अच्छी प्लेटफॉर्म मिली थी, तो मैंने उस पर ज़्यादा नोटिस किया। तो उसमें से ही एवरेस्ट का जब मौका मिला, हम तो देखते थे सिर्फ मोबाइलों में एवरेस्ट को, उसकी कठिनाइयों को, और वो फेस करना मुझे 2021
जी। यानी मुझे लगभग 9 से 10 साल लगे एवरेस्ट की तैयारी के लिए। जी। जितने भी जो मेरे दोस्त थे वो सारे के सारे जॉब में या किसी जॉब में लगे हुए थे। जी, मैं सेटल हो चुके थे। जी, जी। और मैं एक ही लक्ष्य पे लगा हुआ था, जी। बस एवरेस्ट को कैसे पाना, जिसको आपने कर दिखाया और हम सभी के लिए आपने गौरव का मौका दिया। उसके लिए आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई के आप पात्र हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि आपने जैसे बताया कि आपने एक ही लक्ष्य रखा था, निर्धारित किया था और आपने वो कर दिखाया, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारी जो तैयारियां हैं उसमें ज़रा भी चूक नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छे से हमें तैयारियां करनी होती हैं। तो आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की तैयारियां रही आपकी? जब मेरी तैयारी शुरुआत हुई थी तो मैं घर से ही तैयारी करता था, क्योंकि प्लेटफॉर्म उससे अच्छी प्लेस कहीं नहीं हो सकती। तो मॉम जाते थे हमेशा गाय के लिए, तो गाय दूध निकालने के लिए, तो मैं रनिंग करता था। और धीरे धीरे मैंने अपना शेड्यूल चेंज किया धीरे धीरे की। जैसे अब शाम को भी मम्मी जाते थे कई बार, क्योंकि मेरे खुद के पिताजी है वो एक शॉपकीपर है, तो कई बार शॉप में भी थोड़ा टाइम निकालना पड़ता था। और एक फार्मिंग मम्मी करते हैं तो ज़्यादातर बिजी शेड्यूल चलता था, तो उनको भी समय देना है। तो उस बीच में टाइम निकालता था कि नहीं, मुझे थोड़ा सा 1-2 घंटा चुप के मैंने एकदम से कि टारगेट दिमाग में था कि एवरेस्ट था। लोगों को ये भी पता नहीं था कि किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग सोचते थे शायद वो मिलिट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं या पुलिस डिपार्टमेंट या किसी ग्राउंड के लिए। तो लोगों को जब पता चला बाद में कि ये तो एवरेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी शौक थे। इसमें मैं अपने लगभग 8-9 किलो केजी लेके मैं दौड़ता था। और उसके बाद जिस तरह से ट्रेनिंग होती थी, और उसके बाद मैं और इंस्टीट्यूटों में जाता था, क्योंकि सिंगल आप अपने एरिया पे वो ट्रेनिंग आपको नहीं मिल पाती थी। और मैंने स्टार्ट किया जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, जहाँ के कर्नल अमित पीस साहब है, जिनको तेंजिंग नॉर्गे से नवाजा गया, वो मेरे गुरु रह चुके हैं। वहाँ के सारे इंस्टीट्यूटों ने मुझे ट्रेनिंग शेड्यूल बताया, ट्रेनिंग दिया। और जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो 18 किलो वेट के साथ हमें दौड़ना पड़ता था। और ये दौड़ना आपको कितना लंबा सफ़र तय करना होता था, कितना वक्त देना होता था? ये कई बार सुबह हमारी जब ट्रायल होते थे, मैंने देखा ट्रेनिंग होती थी, सुबह 6 बजे दौड़ाया जाता था। तो हम 2-3 लोग ऐसे थे जो 12 बजे तक वापस आ जाते थे, बाकी लोग 9 साढ़े 9 बजे। जी, तो काफ़ी कईयों लोगों को चोट लगती थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है माउंटेन में। किसी भी तैयारी के लिए आपको चोट, क्योंकि माउंटेन एक ऐसी चीज़ है, छोटी सी चूक तो आप बड़ी कैजुअलिटी के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए वो भी ध्यान रखना, मेडिकल का भी, तो सब कुछ। और फिटनेस मेंटली, आप माउंटेन में हमेशा आप जितने मेंटली और फिजिकली फिट है, आप तभी आप क्लाइंब कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरह से आपने एकदम साधारण से परिवार से उठकर, जहाँ पे आपकी माता जो है वो खेती बाड़ी कर रही हैं, जो आपके पिता हैं वो दुकान संभाल रहे हैं, और आपको भी उन दोनों को के ही भागीदार बनना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, और अपने मन में आपने ठान के रखा है कि क्या कुछ करना है। और वो कहावत है कि हमें अपनी तैयारियों का शोर नहीं, बल्कि आपकी सफलताओं का शोर होना चाहिए, वो आपने कर दिखाया। अब आपसे जानना चाहते हैं कि जब भी हम कोई छोटा या बड़ा जैसा भी हम काम करते हैं, तो उसमें कठिनाइयाँ ज़रूर आती हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो वो समस्याएं क्या थी, कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ थी जो आपके सामने रही? कठिनाई तो बहुत सारी थी मेरी, क्योंकि कोई भी जो हाई एल्टीट्यूड, ये 8000 मीटर जिसे एवरेस्ट की बात करें, तो इसमें जो स्पॉन्सरशिप, जो खर्चे, क्योंकि इनके इक्विपमेंट ही इतने महंगे होते थे, क्योंकि ये आपके जो स्पोर्ट्स वाले गेम्स है सबसे टफेस्ट गेम माना गया है। क्योंकि जो इनके इक्विपमेंट्स है, अगर आप इक्विपमेंट सही नहीं लोगे तो फ्रॉस्ट बाइट, चीन बिन, ऐसे चीज़ें, या आपके फिंगर्स कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें आप मतलब लॉस, अपने बॉडी के पार्ट लॉस कर सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले तो क्लोथिंग पे डिपेंड रहना पड़ता है कि इतने अच्छे क्लोथिंग कहाँ से मिले। और उसके बाद मैं तो इतने मिडिल क्लास से हम फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, इतना मतलब पैसा सबसे पहले तो 5-6 लाख तो आपका इक्विपमेंट में ही खर्च होता है। और दूसरी बात आपकी रॉयल्टी अलग से, अगर नेपाल गवर्नमेंट को, और टोटल करके लगभग 30 लाख तक खर्चा आ जाता है एवरेस्ट की, अगर एवरेस्ट की बात करूँ। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको भागी दौड़ी, क्योंकि मैंने बहुत भागी दौड़ी की थी, ट्रेनिंग भी करता था, स्पॉन्सरशिप के लिए काफ़ी भागी दौड़ी करता था। तो इस चीज़ में फैमिली का सपोर्ट तो था बहुत अच्छा, क्योंकि फैमिली ने कभी मना नहीं किया था। लेकिन मैं देखता था कि नहीं, मुझे उन पैसों से शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे भागी दौड़ी
करना पड़ेगा। जी तो फैमिली का सपोर्ट था। बड़े भाई मेरे बैंक में हैं, एक्सिस जी बैंक में, जी तो वो भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। सिस्टर नर्सिंग ऑफिसर है, तो एम्स में ऋषिकेश, तो उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जितना हो सके वो सपोर्ट करते थे जी कि आपका जो लक्ष्य है बस आप वो मिस मत करना, जी आप लगे रहो, हम फैमिली वाले हम आपके साथ हैं। जी क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ जी है तो मेरे ख्याल से बोलते हैं ना कि आगे जो ऊपर वाला है ना, कठिनाई वो एक ना एक दिन आपको रास्ता ज़रूर दिखाता है। जी जी। जी तो आपने बताया कि आपका परिवार अगर आपके साथ है और आपके परिवार का सहारा, उसकी सपोर्ट अगर आपके साथ है तो आप हर कठिनाई को पार कर जाते हैं, और वो कठिनाई आप उनके हौसले से, उनके साथ से, उनके सहयोग से पार कर पाए। अब आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आपने बताया कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखना पड़ता है, या फाइनेंस की भी आपको ज़रूरत होती है, ये सारा का सारा बैलेंस करके जब आप अपने सपने की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो जब सफलता अर्जित की तो कैसा महसूस हुआ और क्या सफलता आपके हिस्से आई? ये चीज़ तो बयां करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक चीज़ के लिए शुरुआत करते हैं तो वो चीज़ आपको खुद पता है कि आपने कितनी हार्डवर्क, आपने ज़ीरो से स्टार्ट की। जी तो जब मैं उस टॉप पे पहुंचा था, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में उन लोगों का साथ, उन लोगों को मैं याद कर रहा था जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जी ट्रेनिंग दी, जी और जिन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की। जी मैं उनको सबसे पहले याद कर रहा था, मतलब कि अगर शायद मेरी ट्रेनिंग और प्लस आपके सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच जी पाता। जी साथ जी में ही थोड़ी सी हमारे लोगों की दुआएं, जी वो भी बहुत ज़रूरी है। जी जी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि माउंटेन एक सी चीज़ है जो एवरेस्ट, जी हम किसी माउंटेन को 100% नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते जब आप घर से निकलेंगे कि हम 100% विन होके आएंगे, नहीं। क्योंकि माउंटेन में क्या है कि कभी भी कुछ हो सकता है, जी एवलांचेस, विंड, बहुत चीज़ें ऐसे सामना करना पड़ता है, वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, तो आपको पता नहीं चलता। तो वो चीज़ें शायद सभी की दुआओं और उनकी वजह से ही कामयाब रहा मैं। जी। वो कहते हैं कि जिनके से जो अपनी मेहनत से सफलता अर्जित करते हैं, कभी अपने सर पे वो उसका ताज नहीं पहनते, और दूसरों को ही हमेशा उसके लिए वो इम्पोर्टेंस देते हैं, और आप भी वही कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी मेहनत का, आपकी लगन का, और आपने जो कर दिखाया है उसके पीछे के जज्बे का ही ये असर है। खैर, आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे बहुत से ऐसे युवा दोस्त हैं जो कि ये सपना देखते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे क्या तैयारियाँ करनी होती है, उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें हम आपके ज़रिए जानना चाहते हैं। इस समय प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है इसमें, माउंटेनिंग फील्ड में भी, क्योंकि आपको बताना चाहूँ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आपके आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर रही है, माउंटेनिंग भी, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, तो काफ़ी यूथ आ रही है इसमें। तो मैं हमारी यूथ से यही चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए, फिटनेस सबसे पहले, फिटनेस को आप जी सुधारिए। जी मैं ये नहीं कहूँगा कि कई लोग शायद काफ़ी ड्रिंक करते होंगे, कई स्मोकिंग करते होंगे, ये कोई बात नहीं, आप इम्प्रूव कीजिए अपने आप को, उस फील्ड से हटाइए। अगर आप बोलते हैं ना एडवेंचर का नशा करो, तो मेरे ख्याल से वो आपको फिटनेस लाइफ भी देगी, और आपके जो मदरलैंड, जो आप नेचर के साथ जुड़ना चाहते हैं, उसमें भी काफ़ी मदद करेगी। बाकी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में जाने से पहले इंडिया की काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, हमारे हिमाचल के मनाली जैसे अभी बांस है, आप वहाँ पर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको मेंटली और फिज़िकली फिट होना पड़ेगा। और उसके लिए तैयारियों के लिए आप जितने सुबह मॉर्निंग योगा, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शुरुआत बेसिक से होगा, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि माउंटेन में आप और चीज़ें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बातें आपने बताई। अभी तो आपकी उम्र बहुत ही छोटी है, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी जो आपने हासिल कर ली हैं उपलब्धियाँ, उसके अलावा भविष्य में आप कहाँ अपने आप को देखते हैं और क्या सपने रखते हैं? अभी भविष्य का तो मैं इतना नहीं कह सकता कि कहाँ, ये इतना ज़रूर है कि लोगों की दुआएं और लोगों का सपोर्ट, और ऐसा ही रहा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ जो मेरे जो युवा हैं जी साथी, जी वो मेरे से भी और आगे बढ़े। जी एक अपॉर्चुनिटी शायद आज मैंने ओपन की है जी हमारे यहाँ पर हिमाचल में, दो चीज़ें, हॉर्टिकल्चर और टूरिज़्म। जी तो मैं चाहता हूँ इस दो चीज़ों में भी लोग इम्प्रूवमेंट करें, और इस फील्ड में भी अपने बच्चों को भेजें एक बार, क्योंकि ये फील्ड आपको मानसिक एंड फिटनेस, ये सारी ये चीज़ें नेचर आपको प्राप्त करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे जानना चाहते हैं कि पर्वतारोहण
और पर्यावरण दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है, जोड़कर देखा जाता है। और आपने भी इस पर ज़रूर कुछ काम किया होगा। पर्वतारोही तो आप हैं ही, लेकिन मुझे जैसा मुझे ज्ञात है कि पर्यावरण के लिए भी आपका खास तरह का प्रेम है, खास तरह का जुड़ाव है। तो कैसे आप इन दोनों को जोड़कर देखते हैं? जब तक माउंटेन है, मैं आपको बताऊँ, जब तक ग्लेशियर है तब तक नेचर भी है जी। तो आपको ये दोनों को रिस्पेक्ट करना चाहिए सबसे पहले तो इस बार हमने क्या किया, हमारी जो कंचनजुंगा एक्सपीडिशन में एवरेस्ट में भी सेम लाइक हमने क्लीनिंग का भी किया था। तो ये बहुत वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा मैसेज है। इस बार मैं सबसे पहले तो मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं कौन सी टीम के साथ जा रहा हूँ। तो मुझे जब पता चला कि आप नेपाल आर्मी के साथ यानी किसी अनदर कंट्री के मिलिट्री के साथ आपको एक्सपीडिशन करने का मौका मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। आप बहुत कुछ नहीं सीखोगे। और उनका प्लान क्या था कि हम माउंटेन क्लीनिंग का भी चला था नेपाल आर्मी का, तो उसमें भी मैं सदस्य था उनके साथ क्लीनिंग का। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं हमेशा माउंटेन में जब भी जाता था मैंने बेसिक माउंटेनिंग और एडवांस माउंटेनिंग में जब सीखा था कि आपको जब आप माउंटेन में जाते हैं आप माउंटेन को क्लीन करके भी आना, जो चीज़ आप गार्बेज ले जा रहे हैं उसको वापस लेके भी आना है, उसको वहाँ थ्रो नहीं करना। जितना आप क्लीन रखोगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन शायद उसको देखेगी, वो शायद वो चीज़ बच जाएगी। तो हमने वो कंचनजुंगा पे किया। तो मैं सोचता हूँ कि नेचर का भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेचर है तब तक क्लाइमेट भी सही रहेगा। अगर नेचर के साथ खिलवाड़ किया तो क्लाइमेट भी आपका साथ नहीं देगी। जी, और इस तरह के सपने जो हम देखते हैं वो भी हम कहीं ना कहीं पूरे करने में हमें चूक हो जाएगी अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये आपने कंचनजंगा की अपनी वृतांत अपनी यात्रा के बारे में हमें बताया। हम माउंट एवरेस्ट की आपकी यात्रा के बारे में भी जानना चाहते हैं कि यात्रा करते हुए कौन सा ऐसा खास पल आया जो आपको अभी तक स्मृतियों में है? वैसे तो कुछ पल ऐसे थे, बहुत लाइफ के अच्छे पल भी थे मैंने देखे एवरेस्ट में, और काफ़ी ऐसे बुरे पल भी शायद। तो वो चीज़ भी मैं भुला नहीं सकता। दूसरों के लिए सीख और प्रेरणा ही क्योंकि आपने सुना होगा 2021 में एक तो कोविड का समय भी चला था 20 और 21 और उसके बाद 2 साइक्लोन हिट हुए थे। तो उसमें से काफ़ी ऐसे लोग वापस चले गए थे। उसके हम कैंप 2 में ही थे लगभग 6 से 7 दिन। तो उस समय मैंने अपनी लाइफ में सीखा एक टाइम का वैल्यू और खाने का वैल्यू। क्योंकि उस समय मतलब जो हमारा जो अन्न है, मतलब एक एक चीज़ का हमें मतलब वैल्यू पता चल रहा था। तो वो चीज़ मैंने लाइफ में देखा कि हमें कोई लोग क्या करते हैं कि किसी ज़्यादा खा के या कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ें माउंटेन में ऐसे लग रहा था कि नहीं यार, हमें मतलब ना हर चीज़ हर समय और हर चीज़ मतलब माउंटेन एहसास करा रही है आपको वैल्यू क्या है। तो वो चीज़ें मुझे माउंटेन से सीखने को मिला। और दूसरी हमारे काफ़ी ऐसे यार दोस्त थे तो उनकी कैजुअलिटीज़ हुई और उन बीच में तो हम साथ बैठे हुए थे कुछ समय के लिए। क्योंकि जब मैं आउट ऑफ इंडिया गया था लाइक उस टाइम फैमिली तो मेरी वही थी पूरी फैमिली। तो एक फैमिली मेम्बर चले जाने से बहुत दुख होता है। तो वो बहुत मिस करता हूँ मैं। वो हिम्मत हार जाते हैं। जी, बहुत बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं कि हमारे जो भी दोस्त इस तरह का सपना देखते हैं, जो पर्वतारोही बनना चाहते हैं, या हम किसी भी फील्ड किसी भी क्षेत्र की बात करें तो समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और अनाज कोविड के दौरान तो हर किसी को इस क्षेत्र में ज़रूर सबक मिला होगा, सीख मिली होगी कि किस तरह से हमें जो चीज़ों को वेस्ट करने की आदत है हमारी उसको सुधारने की कितनी ज़रूरत है। आपसे जानना चाहते हैं, इतनी सारी चीज़ें आप कर चुके हैं। हम बात करें माउंट एवरेस्ट की बात हम करते हैं या हम कंचनजंगा की बात करते हैं, तो इतनी ऊंची ऊंची चोटियों को आपने फतेह कर लिया है। तो किस तरह का सरकार द्वारा या विभिन्न विभागों द्वारा आपको सम्मान दिया गया या आपने क्या उपलब्धियां हासिल की, किस तरह से आपको सम्मान दिया गया? मैम अभी सरकार ने अभी जाते हुए काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन जब मेरे और भी माउंटेन्स थे, मैं शायद आपको या मेरे दर्शकों को सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा कंचनजुंगा के 2 और माउंटेन थे, वर्ल्ड की 4थी और 5वीं माउंटेन। तो यहाँ से तो गवर्नमेंट ने मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन थोड़ी सी जो फाइनेंसेस थी वो पैसे पहुँचे नहीं थे, तो उस वजह से अभी भी नहीं पहुँचे। लाइक
अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद उसमें भी गवर्नमेंट इमीडिएटली शायद वर्क करे, जी तो शायद और अच्छे रिकॉर्ड और बन सकते थे। जी तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी मुझे ऐसी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स है उसमें मदद मिले, जी क्योंकि मेरा जो सफ़र है अभी तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की 14 माउंटेन है। जी तो मैं भी अभी वो 14 माउंटेन का जो है माउंटेन वो टारगेट कर रहा हूँ। जी तो बस अभी तो यही है कि गवर्नमेंट अगर सोचे इस फील्ड पे भी। जी जी, ये तो आपने सही कहा कि एक साधारण परिवार से जो ताल्लुक़ रखता है लेकिन जी बड़े बड़े सपने रखता है और अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र तक का नाम रोशन करने का जज्बा वो रखता हो और इस तरह की उपलब्धियां हासिल कर चुका हो, उसको ज़रूर सरकार द्वारा भी या विभिन्न विभागों द्वारा भी सपोर्ट किया जाना चाहिए। हम भी ऐसा चाहते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हमारे युवा दोस्त इस दृष्टि से या हम कहें पर्वतारोही बनना चाहें तो करियर के कितने स्कोप हैं, क्या कर सकते हैं इस दिशा में? इस फील्ड में स्कोप तो मैम वैसे बहुत सारे हैं। जी अगर आप देखें पैराग्लाइडिंग, जी स्की, जी जैसे मैं बताऊं आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, स्पीड क्लाइंबिंग जो इन जी ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में अभी थोड़े हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और प्लेटफॉर्म अभी धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इंडिया में भी शुरुआत हो चुकी है। जैसे इंडियन माउंटेन फाउंडेशन काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल स्पीड क्लाइंबिंग और ये चीज़ें करवाती है। तो इस फील्ड में अगर आप जुड़ जाते हैं तो जॉब करियर बहुत आगे है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी बात आपकी फिटनेस फिट रहेंगे, और दूसरी आप नेचर के साथ अगर आप किसी क्लाइंबिंग करा रहे हैं, ट्रैकिंग करा रहे हैं, पासिस करा रहे हैं किसी को, जी तो वो भी आपके लिए एक जॉब बन सकता है। जी, ये तो आपने बताया कि बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर हिमाचल में ही कोई कुछ करना चाहे, कोई पर्वतारोही, तो वो क्या कर सकता है इस दृष्टि से, इस क्षेत्र में? मेरे उसमें तो मैम मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ एक रेस्क्यू लाइक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जितने भी लोग ट्रैकिंग और पासेज जाते हैं तो कैजुअलिटीज़ काफ़ी होती है, जी स्कोप बहुत है। थोड़ा रेस्क्यू भी थोड़ा अपडेट होना चाहिए लाइक। तो यूथ जितने मेरे से भी शायद पहले बहुत ऐसे यूथ होंगे जिन्होंने बेसिक एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू किए होंगे, तो उन्हें प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिल पाया। तो हम चाहते हैं कि कभी भी जैसे डिजास्टर हो जाता है, आपने देखा किन्नौर पे इतने डिजास्टर हो गए, इमीडिएटली टीम नहीं पहुंच पाती, तो मैं सोचा गाँव तक जी या पंचायतों तक ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए कि उनको ट्रेन किया जाए, वो टीम आने से पहले वो खुद रेस्क्यू करे। सो गुड। जी तो वो चीज़ पे थोड़ी सी अपडेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पहाड़ी क्षेत्र में। जी, आपने बहुत सही कहा कि हिमाचल में इस तरह की ट्रेनिंग अगर दी जाए तो यहाँ पे रोज़गार के साधन इस क्षेत्र में क्रिएट किए जा सकते हैं। आपने अभी अपनी बातों में बताया कि आप से पहले भी बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करे या कंचनजंगा तक पहुँचे, लेकिन सफलता बहुत कम को मिली या आप पहले रहे। तो जब आप पहले रहे तो क्या उपलब्धियाँ आपके हिस्से आई? मैम उपलब्धियाँ तो अभी बता नहीं सकते लोगों के, लेकिन इतना ज़रूर है कि चलो लोगों के बीच में लोगों को पता चल रहा है कि हाँ, कि आप एक बार फेल हो गए, दूसरी बार फेल हो गए, नहीं तीसरी बार तो आप सक्सेसफुल ज़रूर हो गए। तो लोग वो क्या देखते हैं कि वो हार्ड वर्क देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हार्ड वर्क देखो, ज़ीरो वर्क से किसने स्टार्ट किया, वो कितने बार गिरा है और कितने बार उठ रहा है, उस पर भी कोशिश कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि यूथ मेरी यूथ है वो ज़रूर इस चीज़ पे और फोकस कर रही है और यूथ आ रही है। और मैं चाहता हूँ कि यूथ मेरे तरह या मेरे से भी और आगे बढ़े। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आप सभी के लिए चाहते हैं कि सभी आगे बढ़ें, लेकिन चलते चलते हम ये संदेश भी आपके ज़रिए ही देना चाहते हैं अपने सारे युवा दोस्तों को कि अगर वो पर्वतारोही बनना चाहते हैं तो शुरू से लेके उनको कब से इसकी शुरुआत करनी चाहिए और किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। हाँ मैम, वैसे तो माउंटेनिंग की बात करूँ तो माउंटेनिंग में एज की कोई सीमा नहीं है। तो अगर वैसे सही एज में अगर आप स्टार्ट करते हो तब उसके लिए तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने 30 के बाद भी स्टार्ट किया, मैंने नोटिस किया है। और अभी तक जितने जो मैंने एवरेस्ट में देखे कोई 60-70 के बाद भी कर चुके हैं। अगर कोई यंगिस्ट भी कर रहा है तो बहुत अच्छा, अगर यंगिस्ट से अगर फ्लो में आप जाएंगे वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे जिस तरह से मुझे सपोर्ट मिला इस समय, सबसे पहले तो मैं उनको भी ज़रूर थैंक यू करना चाहता हूँ, जो मेजर अशोक सर है इंडियन आर्मी के, उन्होंने भी इस समय मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। और हमारे
नेपाली आर्मी जो IFMG गाइड, इंटरनेशनल फेडरेशन गाइड, जी जी उन्होंने भी मैं आपको बताऊं, शायद इंडिया से अभी तक किसी को ये बैच नहीं मिला है, तो उन्होंने मुझे शॉकली जस्ट बेस कैम्प में, मुझे कंचनजंगा के बेस कैम्प में वो बैच दिया जी। तो मैं उन चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि ऐसे चीज़ें हमारे यूथ और आने वाली जनरेशन को मिले। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत सारी उपलब्धियां आपके हिस्से आई, उसके लिए आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में भी आपका जो सपना है, जो आपने संजो के रखा है, उसको पाने में आपको ज़रूर सफलता मिले। आज का जो समय आपने हमारे साथ साझा किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और अपने तमाम दर्शकों से हम उम्मीद करते हैं कि आज के उमंग कार्यक्रम में हमने बात की आसमां को छूने की आशा विषय को लेकर। हमारे साथ थे मिस्टर अमित नेगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हैं। उनसे जितनी भी बात हम कर पाए, हमें उम्मीद है कि जो भी हमारे युवा दोस्त इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।